हेलो एवरीवन। आज हम मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अंदर आज हम जो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है उस मेथड के द्वारा किस प्रकार से हम जो है मांग की जो लोच है उसको माप सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मांग की लोच के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि किसी भी वस्तु की जो कीमत लोच है वो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, यानी जो एक वस्तु है उसकी कीमत में जितना परसेंटेज चेंज आता है, सपोज कि उसमें 10% का चेंज आया है और उसके कारण जो मांग में परिवर्तन होता है, उसके माप को हम जो है मांग की कीमत लोच कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु की कीमत में जब चेंज आता है तो उसके कारण उसकी डिमांड में जो चेंज आता है उसको जब आप मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम जो है मांग की कीमत लोच कहते हैं। अब मांग की जो कीमत लोच है उसको मापने की हमारे पास में बहुत सारी विधियां हैं, जिसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यानी कुल व्यय विधि, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड यानी अनुपातिक या प्रतिशत विधि, इसके बाद पॉइंट मेथड यानी बिंदु विधि, आर्क मेथड यानी चाप विधि और रेवेन्यू मेथड यानी आय विधि। तो ये हमारे पास में 5 विधियाँ हैं, जिन विधियों को हम जो है एक-एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियोज़ है, इस वीडियोज़ के अंदर हम जो है केवल कुल व्यय विधि के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। कुल व्यय विधि सबसे पहले ये होता क्या है कि कुल व्यय विधि जो होती है, इस विधि के अंदर जो माँग की लोच है, उस लोच को मापने के लिए हम जो है किसी भी वस्तु की कीमत में जो चेंज आता है, उस कीमत में चेंज के कारण उस वस्तु के ऊपर जो कुल व्यय किया जाता है, उस कुल व्यय की मात्रा में जो कि चेंज होता है, उस कुल व्यय की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच का पता लगाते हैं। और ये जो कुल व्यय विधि है, ये डॉक्टर मार्शल ने की देन है। और कुल व्यय विधि के अंदर हमें ये पता चल जाता है कि कीमत में परिवर्तन के कारण जो कुल व्यय में परिवर्तन होता है, उसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मांग की जो लोच है वो इकाई के बराबर है, इकाई से कम है या मांग की लोच इकाई से अधिक है। तो अब हम जो है इस कुल व्यय विधि के अंदर जो है एक-एक करके देखते हैं कि किस अवस्था के अंदर मांग की लोच जो इकाई के बराबर होगी, किस अवस्था के अंदर मांग की लोच इकाई से कम होगी और किस अवस्था के अंदर मांग की लोच है वो इकाई से अधिक होगी। इकाई लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत के में परिवर्तन होने पर, यानी अगर कीमत बढ़ गई तो उसके कारण भी उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहता है और कीमत के कम होने पर भी उस वस्तु के ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर किया जाता है वो स्थिर रहता है। तो उस अवस्था के अंदर मांग की लोच इकाई के बराबर होती होती है। यानी कीमत में परिवर्तन होने पर किसी भी वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय जिस अवस्था में स्थिर रहता है, उस अवस्था के अंदर मांग की जो लोच है वो इकाई के बराबर होती है। अब हम कुल व्यय कैसे निकालते हैं? किसी वस्तु की कीमत और उस कीमत को खरीदी गई मात्रा या मांगी गई मात्रा से गुणा कर देते हैं, यानी P इंटू क्यू जो होता है कुल व्यय होता है। दूसरा, इकाई से कम लोचदार मांग, किसी भी वस्तु की मांग इकाई से कम लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार, पहले अपन डिस्कस करेंगे। किसी भी वस्तु की मांग जो इकाई से अधिक लोचदार उस अवस्था के अंदर होती है जब कीमत के बढ़ने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय कम हो जाता है। यानी अगर प्राइस के अंदर इंक्रीज होता है, जैसे ये अपने पास में एक वस्तु है, इस वस्तु की कीमत के बढ़ने पर अगर इसके ऊपर किया जाने वाला टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है या कीमत के कम होने पर इसके ऊपर किया जाने वाला टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो उस अवस्था के अंदर जो है मांग की लोच होती है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। तो जब कभी भी किसी भी वस्तु की कीमत और उसके कीमत में परिवर्तन और उस कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय है, इन दोनों की जो परिवर्तन की दिशा विपरीत होती है, तो उस अवस्था के अंदर मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। यहाँ पर देखिए आप, परिवर्तन की दिशा विपरीत है दोनों की, कीमत बढ़ रही है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, कीमत कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार जब जो कोई वस्तु है उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण कुल व्यय में जो है उस कीमत की दिशा के विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है, तो उस अवस्था के अंदर
मांग की जो लोच होती है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। अब आप इकाई से कम लोचदार को डिस्कस करते हैं कि किसी भी वस्तु की जो मांग की लोच है वो इकाई से कम लोचदार उस अवस्था के अंदर होती है जब किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर, यानी कीमत में वृद्धि हुई, उस अवस्था के अंदर उस वस्तु का जो के ऊपर किया जाने वाला टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाता है। और जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है, कीमत के कम होने पर उस वस्तु के ऊपर किया जाने वाला कुल व्यय पहले से कम हो जाता है। तो उस अवस्था के अंदर मांग की जो लोच होती है वो इकाई से कम लोचदार होती है। यानी जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन की दिशा और कुल व्यय में परिवर्तन की दिशा एक ही होती है, जिस दिशा में कीमत परिवर्तित हो रही है उसी दिशा में टोटल एक्सपेंडिचर में परिवर्तन हो रहा है, तो उस अवस्था के अंदर मांग की लोच होती है वो इकाई से कम लोचदार होती है। तो अब आप इसी चीज़ को जो है समरी के रूप में टेबल के द्वारा देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हमने जो मांग की लोच के बारे में पता लगाने के लिए एक टेबल ली है, जिसमें आप देखिए कि पहले आप कीमत में परिवर्तन ले रहे हैं, उसके बाद आप कुल व्यय में परिवर्तन, फिर मांग की लोच। जब कीमत में कमी हुई, कीमत के कमी होने पर भी कुल व्यय स्थिर है, तो उस अवस्था के अंदर मांग की लोच इकाई लोचदार है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। और जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, कीमत में वृद्धि होने पर भी अगर कुल व्यय स्थिर रहता है तो उस अवस्था के अंदर भी मांग की लोच इकाई लोचदार होती है। यानी कीमत में कमी हो या कीमत में वृद्धि हो, अगर कुल व्यय स्थिर है तो उस अवस्था के अंदर मांग की लोच इकाई लोचदार होगी। नेक्स्ट सिचुएशन आप देखते हैं, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है, उसके कारण कुल व्यय कम हो जाता है, तो मांग की जो लोच होती है वो इकाई से कम लोचदार होती है। और अगर कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय भी बढ़ जाता है, तो उस अवस्था के अंदर भी मांग की लोच जो होती है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इकाई से कम लोचदार होती है। और ये हमारे पास दूसरी सिचुएशन आ गई, ये हमारे पास पहली सिचुएशन थी। और तीसरी सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय में कमी हो जाती है, तो उस अवस्था के अंदर भी मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होगी। तो अगर कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, इकाई के बराबर। अगर कुल व्यय में कीमत की दिशा में ही परिवर्तन होता है, यानी कीमत कम कुल व्यय कम, कीमत बढ़ी कुल व्यय भी बढ़ता है, तो उस अवस्था के अंदर मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होती है। और अगर कीमत में परिवर्तन से कुल व्यय में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है कि कीमत में कमी से कुल व्यय बढ़ता है और कीमत में वृद्धि से कुल व्यय कम होता है, तो उस अवस्था के अंदर मांग की जो लोच होती है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। तो हमें केवल कुल व्यय में होने वाले परिवर्तन के आधार पर ही मांग की लोच के बारे में बताना है। और यही हमारे पास में जो आज आप डिस्कशन कर रहे हैं, मांग की आयलोच विधि, वो है जो कीमत में आयलोच विधि नहीं, सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर विधि, कुल व्यय विधि। तो कुल व्यय विधि यही है कि कीमत में परिवर्तन के कारण कुल व्यय में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की दिशा के आधार पर हम मांग की लोच का पता लगाते हैं। अब इसी चीज को आप जो है टेबल के द्वारा देखते हैं कि इसके अंदर हमने पहला सिचुएशन लिया है, ये हमने एक सिचुएशन ए, ये हमारे पास में बी और ये हमारे पास में सी, हम तीन स्थितियों में इसको डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हमने प्राइस लिया है, इसके बाद मांगे की मात्रा है जिसको आप मांग कहते हैं, उसके बाद कुल व्यय में परिवर्तन, और उसके बाद मांग की लोच। तो सबसे पहले ये हमारे पास में प्रारंभिक स्थिति है। इनिशियल सिचुएशन में एक वस्तु की कीमत जब 4 रुपये है, तो उस अवस्था के अंदर 4 वस्तुओं की मांग की जा रही है। और टोटल एक्सपेंडिचर में पता है पी इंटू क्यू होता है, तो ये हमारे पास में पी है और ये हमारे पास में क्यू, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, तो ये हमारे पास में इनिशियल स्टेज है। अब उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ करके 8 रुपये हो जाती है, तो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा जो है केवल 2 वस्तुओं की रह जाती है। तो 8 गुणा 2 बराबर है 16। इसका मतलब कुल व्यय क्या है, पहले भी 16 था, अब भी 16 है, तो कुल व्यय स्थिर रहा। कीमत में परिवर्तन के कारण जब कुल व्यय स्थिर रहता है तो उस अवस्था के अंदर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। दूसरी सिचुएशन में देखिए, कीमत कम होकर के 4 रुपये से 2 रुपये रह जाती है, क्योंकि मैं प्रारंभिक स्टेज से ही करना है। 4 रुपये से कीमत कम होकर के 2 रुपये रह जाती है और मांग बढ़ करके उससे 8 वस्तुओं की हो जाती है।
तो इसके कारण 8 गुणा 2 16 रुपये, तो टोटल एक्सपेंडिचर अभी भी 16 रुपये, यानी कुल व्यय पहली अवस्था में भी स्थिर है, दूसरी अवस्था में भी स्थिर है। इसका मतलब यहाँ पर भी मांग की लोच है वो इकाई के बराबर होगी। तो पहली अवस्था को हमने डिस्कस कर लिया, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसके ऊपर किया जाने वाला कुल व्यय स्थिर रहता है, उस अवस्था के अंदर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। अब हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं। ये अपने पास में प्रारंभिक सिचुएशन है कि 4 रुपये कीमत के ऊपर किसी वस्तु की जो है 4 वस्तुओं की मांग की जा रही है, इससे टोटल एक्सपेंडिचर 16 रुपये है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ करके 8 रुपये हो जाती है, यानी पहले 4 रुपये थी, अब उसकी कीमत बढ़ करके 8 रुपये हो गई, उसकी वजह से जो कुल मांग है, कुल मांग पहले 4 वस्तुओं की थी, अब 3 वस्तुओं की हो जाती है, तो 8 गुणा 3 24 रुपये, यानी कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ गया है। पहले 16 रुपये था, अब 16 से बढ़ करके 24 हो गया है। इसका मतलब कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ा है। जिस दिशा में कीमत में परिवर्तन हुआ उसी दिशा के अंदर कुल व्यय में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब मांग की लोच है वो इकाई से कम है। दूसरी अवस्था में देखिए कि कीमत जो है पहले 4 रुपये थी, अब कम होकर के 2 रुपये हो गई है। 2 रुपये होने के ऊपर जो वस्तुओं की मांग है वो 4 वस्तुओं से बढ़ करके 7 वस्तुओं की हो गई है, तो 2 गुणा 7 बराबर 14। अब आप देखिए यहाँ कीमत के कम होने पर पहले कुल व्यय कितना था 16, अब कुल व्यय भी कम हो गया 14। तो कीमत के कम होने पर जब कुल व्यय में कमी आती है, यानी एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, तो उस समय मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होती है। तो इस प्रकार से जब किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, कीमत के कम होने पर कुल व्यय कम हो जाता है, तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होती है। तो हमारे पास में सेकंड सिचुएशन थी। अब आप लास्ट सिचुएशन में जा रहे हैं। ये अपने पास में इनिशियल स्टेज है, प्रारंभिक अवस्था है। किसी वस्तु की कीमत 4 रुपये है, तो उस वस्तु की मांग 4 वस्तुओं की जा रही है। इस अवस्था के अंदर जो कुल व्यय वो 16 रुपये है। ये अपने पास इनिशियल स्टेज है। इसके बाद जब कीमत बढ़ करके 8 रुपये हो जाती है, तो वस्तुओं की मांग गिर करके एक वस्तु की रह जाती है। अब 8 गुणा 1 8। इसका मतलब कुल व्यय है वो पहले 16 रुपये था, उससे कम हो गया कीमत के बढ़ने पर। तो जब किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय में कमी आती है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है। तीसरी इसी के अंदर हम देखते हैं कि जब कीमत जो है वो 4 रुपये से कम होकर के 2 रुपये हो जाती है, तो उस अवस्था में मांग जो है 4 वस्तुओं से बढ़ करके 10 वस्तुओं की हो जाती है। अब 10 गुणा 2, टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास में 20 रुपये आता है। तो जब किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर कुल व्यय पहले से बढ़ जाता है। पहले कुल व्यय कितना है 16 रुपये, अब कुल व्यय 20 रुपये। तो जब किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, तो उस अवस्था के अंदर जो है किसी वस्तु की मांग की जो लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। तो इस प्रकार हमने जो है टेबल के द्वारा दिखाया। अब इस टेबल को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले आप तीनों ये चीजें रख लीजिए, याद कर लीजिए। ये हमारे पास में हो गई कि 4 8 2 4 8 2 4 8 2 और 4 8 2, ये हमारे पास में है। ठीक है। अब इसके बाद में जब आप इकाई लोचदार लेते हैं, प्रारंभ में आप कोई भी मांग ले लीजिए, यहाँ पर एक्सपेंडिचर ले लीजिए। हम यहाँ पर जब आप ये कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में इतना परिवर्तन होना चाहिए कि भी कुल व्यय स्थिर रहे। तो हम पहले ही यहाँ पर 16 16 लिख देते हैं। लिख दिया अपन इधर 16 16। अब हमें पता है कि जब कीमत बढ़ करके 8 रुपये होगी, तो हम कितनी वस्तुएं खरीदे ताकि कुल व्यय 16 रहे? तो हमें पता है आप 2 वस्तुएं, तो इधर आप मांग में 2 लिख देंगे। दूसरी अवस्था के अंदर जब कीमत कम होकर के 2 रुपये रह गई, तो उस अवस्था के अंदर भी हमें एक्सपेंडिचर 16 ही करना है। तो हम यहाँ पर मांग कितनी लिख देंगे 2 गुणा 8, तो यहाँ पर आप मांग 8 लिख देंगे, तो ये 16 आ गया। तो पहला तो ये हो गया। दूसरे में आप देखते हैं कि हमें पता है कि जब दूसरा में आप क्या कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इकाई से कम लोचदार कर रहे हैं। तो इकाई से कम लोचदार का मतलब होता है कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ेगा और कीमत के कम होने पर कुल व्यय कम होगा। तो ये हमारे पास प्रारंभिक स्थिति में 16 व्यय है हमारा। ठीक है। अब जब कीमत बढ़कर के 8 हुई, तो हमें पता है कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कुल व्यय को 16 से बढ़ाना है अपने को। तो 16 से बढ़ा करके आप यहाँ पर कितना भी कर सकते हैं। 16 से बढ़ा करके आप 20 25 30 जो भी आप करेंगे। तो मान लीजिए हमने जो है कीमत के बढ़ने के ऊपर मांग को जो है वो केवल 2 वस्तुओं की कर दिया। अगर 2 वस्तुओं की करेंगे तो यहाँ केवल 16 है, नहीं है।
तो इसका मतलब हमें 2 से जो है मांग को ज़्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन 4 से कम करना पड़ेगा। तो 2 और 4 का मतलब क्या है? 3 वस्तुओं की मांग आप इधर करेंगे। नेक्स्ट में क्या है कि कीमत के कम हुई है, तो कीमत के कम होने पर कुल व्यय पहले से कम होना चाहिए। पहले कुल व्यय हमें यही लेना है जो प्रारंभिक स्टेज का है, 16, 16, 16। तो 16 है, अब हमें कुल व्यय 16 से कम करना है। सपोज हमने यहाँ 12 कर दिया, तो 12 का मतलब यहाँ मांग 6 वस्तुओं की हो जाएगी। सपोज हमने यहाँ 10 कर दिया, तो यह वस्तुओं की मांग आप कितनी लिख देंगे? 5 वस्तुओं की लिख देंगे। तो हमें इस कुल व्यय के आधार के ऊपर मांग को तय करना है, ये ध्यान रखना आप। तीसरी स्थिति में आप देखिए कि ये तो अपने पास प्रारंभिक स्थिति है। अब जब मांग बढ़ करके कीमत बढ़ करके 4 रुपए से बढ़कर 8 हुई, तो हमें पता है कीमत के बढ़ने के ऊपर कुल व्यय पहले से कम होना चाहिए। तो अगर आप इधर 2 वस्तुओं की भी मांग कर देते हैं तो कुल व्यय 16 हो जाएगा। हमें 16 से तो कम ही करना है, तो हम मजबूर है कि हम केवल यहाँ एक ही करें। दूसरी सिचुएशन के अंदर जब कीमत कम हुई, कम होने पर कुल व्यय पहले से बढ़ना चाहिए। पहले कुल व्यय 16 था, अब कुल व्यय पहले से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 12 भी कर सकते हैं तो कुल व्यय 24 आ जाएगा। हम यहाँ 15 भी कर सकते हैं तो कुल व्यय यहाँ 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें कुल व्यय को ध्यान में रख करके अपनी मांग के स्तर को डिसाइड करना है। तो ये याद रखने का जो है आसान तरीका है। आप जो है पहले से कुल व्यय लिख लीजिए कि आप कुल व्यय कितना करना चाह रहे हो, फिर उसके अनुसार जो यहाँ पर आप मांग का जो मात्रा है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास में जो कुल व्यय विधि है, उस कुल व्यय विधि का एक डायग्राम के द्वारा भी आप इसको देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओ एक्स एक्स के ऊपर हमने जो टोटल एक्सपेंडिचर लिया है और वाई के ऊपर हमने कुल ये जो है कीमत ली है। अब कीमत में परिवर्तन के कारण कुल व्यय में जो परिवर्तन होता है, उसी के आधार पर आप मांग की जो लोच है उसका निर्धारण करेंगे। तो सपोज की प्रारंभ के अंदर जो पी कीमत है, ओपी कीमत है, ओपी कीमत के ऊपर जो है टोटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है ओ ए के बराबर या पी ए के बराबर। यहाँ पर आप ये लाइन लगाएंगे नहीं, आप मान करके चलिए कि एक्सपेंडिचर ये हो रहा है, इतना एक्सपेंडिचर हो गया। जब कीमत कम हो करके OP1 हो गई, तो उस अवस्था के अंदर एक्सपेंडिचर के अंदर आप देखिए पहले से कमी हुई है या वृद्धि? बी बिंदु तक अगर आप जाएंगे तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, यानी कीमत के कम होने पर एक्सपेंडिचर का बढ़ना किस तरफ संकेत कर रहा है? यानी कीमत में परिवर्तन होने पर टोटल एक्सपेंडिचर में उससे विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि कीमत कम हुई है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इसका मतलब ए से बी तक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इकाई से अधिक होगी। ये हमारे पास में लाइन आ गई। तो आप ये देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ए से बी तक हमें ऐसे ही बताना है कि शुरू में कीमत जो है OP है, तो उस अवस्था के अंदर जो है वो PA के बराबर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। लेकिन जब कीमत कम हुई P1, तो उस अवस्था के अंदर एक्सपेंडिचर जो है P1B हो गया, जो कि पहले से अधिक है। इसका मतलब A से B तक जो है मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार है। अब इसके बाद कीमत जो है कम होकर के OP2 रह जाती है। जब कीमत OP2 होती है तो उस अवस्था के अंदर एक्सपेंडिचर जो है P2C के बराबर किया जा रहा है। तो आप यहाँ देखिए, जब कीमत P1 है तो भी इतना ही एक्सपेंडिचर है, और जब कीमत P2 है तो भी इतना ही एक्सपेंडिचर, यानी कीमत में परिवर्तन होने पर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब B से C तक जो मांग की लोच है वो इकाई के बराबर होगी, क्योंकि जब कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उस अवस्था के अंदर मांग की लोच है वो इकाई के बराबर होती है। अब कीमत और कम हो जाती है, OP3 हो जाती है, तो OP2 कीमत के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो P2C के बराबर किया जा रहा था, और जब कीमत कम होकर के OP3 हो गई तो उस अवस्था के अंदर जो है एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है और P3D के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर C और D के अंदर जो मांग की लोच है वो इकाई से कम लोचदार होगी। तो यहाँ पर देखिए इस सिचुएशन के अंदर जब कीमत कम हुई तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इसका मतलब A से B तक मांग की लोच इकाई से अधिक है, और B से C तक कीमत में परिवर्तन आने पर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर B से C तक मांग की लोच इकाई के बराबर है, और C से D जब कीमत कम हुई तो कीमत के कम होने पर कुल व्यय में भी कमी आ जाती है, कि प्राइस के कम होने पर जब
टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर कमी आती है तो उस अवस्था के अंदर मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होती है। तो इस प्रकार हमने जो है डायग्राम के द्वारा भी जो है ये दिखाया कि जो कुल व्यय विधि है उसके अंदर हम किस प्रकार से मांग की लोच को जो है वो बना सकते हैं। आप इसको जो है नीचे से भी शुरू कर सकते हो कि सी से डी तक जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसके कारण कुल व्यय बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो पहले कीमत OP3 है, जब कीमत बढ़ करके OP2 हो जाती है तो उसके साथ एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, तो कीमत के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो वो लेस देन 1 है। जब कीमत P2 से बढ़ करके P1 हो जाती है तो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो C से B तक जो वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है। और जब P1 से बढ़ करके कीमत P होती है तो उस अवस्था के अंदर कुल व्यय पहले से कम हो जाता है, यानी B से A तक जो मांग की लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार है। इस प्रकार से हमारे पास में जो E से लेकर के F तक जो रेखा चित्र बनता है ये मांग की तीनों प्रकार की लोच को दिखाता है कुल व्यय विधि के द्वारा। अब ये जो मांग की के जो ये जो लोच है विधि है कुल व्यय विधि है, इस कुल व्यय विधि की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये कि इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। लेकिन ग्रेटर देन 1 है वो कितनी है, 1.2 है, 1.7 है, इसके बारे में पता नहीं चलता। लेस देन 1 है, 0.7 है, 0.5 है, तो ये इसकी केवल दिशा का पता चलता है कि मांग की लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार है, इकाई से कम लोचदार है, इकाई के बराबर लोचदार है। इससे मात्रा का पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट जो मांग की लोच है वो क्या है। तो ये जो है इस मेथड की सबसे बड़ी कमी है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।